क्या आप कभी जंगल में घूमने के लिए गए हैं और जंगल में जमीन की सतह को, पेड़ों के तनों और पत्थरों एवं चट्टानों को हरे रंग की कालीन जैसी चीज से ढके हुए देखा है? यह कुछ इस तरह दिखाई देती है। यदि हम इसे थोड़ा और पास से देखें तो हमें पता चलता है कि यह हरी चीजें घास नहीं है, बल्कि घास से भी छोटे पौधे हैं। इन पौधों को ब्रायोफाइट कहा जाता है। ब्रायोफाइट अत्यधिक छोटे, गैर संवहनी एवं बीज रहित पौधे होते हैं। ब्रायोफाइट विशेष रूप से नम और छायादार स्थानों जैसे घने जंगलों में अच्छी तरह से वृद्धि करते हैं। ये नम चट्टानों और मृत पेड़ों के तनों जैसी विभिन्न सतहों पर भी उग सकते हैं। ब्रायोफाइट कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम दो प्रमुख प्रकार के ब्रायोफाइट पर चर्चा करेंगे। यह है लिवरवर्ट और मॉस। चूंकि ब्रायोफाइट गैर संवहनी पौधे होते हैं, इसलिए इनमें उचित रूप से विभेदित संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। इसके बजाय इनका पादपकाय थैलस नामक अविभेदित बहुकोशिकीय संरचनाओं से बना होता है। इन संरचनाओं में ब्रायोफाइट की प्रजनन संरचनाएं भी शामिल हैं। आइए पहले लिवरवर्ट पर करीब से नजर डालें। लिवरवर्ट के कुछ उदाहरण मार्केंशिया और लुनुलेरिया हैं। लिवरवर्ट में मुख्य रूप से चपटा और चौड़ा थैलस होता है, जो प्रायः सतह के निकट वृद्धि करता है। आप मार्केंशिया और लुनुलेरिया के उदाहरणों में देख सकते हैं कि यह हरे रंग की संरचना, जो कि थैलस है, वह काफी चौड़ा और सपाट है और यह सतह के काफी निकट वृद्धि कर रहा है। लिवरवर्ट थैलस के फ्रेगमेंटेशन या विखंडन द्वारा अथवा इन विशिष्ट संरचनाओं, जिन्हें जैमा कप कहा जाता है, इनके द्वारा अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। ये गोलाकार संरचनाएं जो आप यहाँ देख रहे हैं, इन्हें ही जैमा कप कहा जाता है। यदि हम किसी जैमा कप को थोड़ा करीब से देखें तो यह कुछ इस तरह दिखता है। इन जैमा कप के अंदर जैमा नामक अलैंगिक बहुकोशिकीय कलियां होती हैं। जब जैमा कप थैलस से अलग हो जाता है तो उनके अंदर मौजूद जैमा विकसित हो जाता है, जिससे एक नया पौधा बनता है। लिवरवर्ट्स में लैंगिक जनन गैमीट या युग्मक नामक जनन संरचनाओं के माध्यम से होता है, इसलिए इन्हें गैमीटोफाइट्स यानी युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। मादा जनन अंग को आर्कगोनियम या स्त्रीधानी कहते हैं और नर लैंगिक जनन अंग को एंथेरिडियम या पुंधानी कहते हैं। इनमें नर और मादा युग्मक एक ही थैलस पर हो सकते हैं या अलग अलग थैलस पर हो सकते हैं। आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नर और मादा युग्मक मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से भिन्न हैं। आर्कगोनियम या स्त्रीधानी स्टारफिश की तरह दिखाई देती है, जबकि एंथेरिडियम या पुंधानी चपटी डिस्क की तरह दिखाई देती है। स्त्रीधानी में अगुणित अंडाणु कोशिकाओं का निर्माण होता है और पुंधानी में अगुणित गतिशील शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। गतिशील होने के कारण ये शुक्राणु कोशिकाएं स्त्रीधानी की ओर चली जाती हैं और आंतरिक रूप से अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाती हैं। इस संलयन के बाद द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। बाद में युग्मनज एक संरचना के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट कहा जाता है, जो कुछ इस तरह दिखता है। स्पोरोफाइट में एक फूट यानी पाद होता है, जो इसे स्त्रीधानी से जोड़ता है। इसमें कैप्सूल के समान एक संरचना भी होती है, जिसमें कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु या स्पोर बनते हैं। पाद और कैप्सूल सीटा नामक संरचना से जुड़े होते हैं। प्रारंभ में स्पोरोफाइट स्त्रीधानी यानी आर्कगोनियम के अंदर विकसित होता है, लेकिन जैसे जैसे स्पोरोफाइट विकसित होता जाता है, सीटा की लंबाई भी बढ़ती जाती है और जब सीटा की लंबाई पर्याप्त बढ़ जाती है, तब स्पोरोफाइट आर्कगोनियम से बाहर निकल आता है। हालांकि अभी भी यह पाद के द्वारा आर्कगोनियम से जुड़ा होता है, लेकिन अब यह आर्कगोनियम के बाहर होता है। इसके एक बार बाहर आ जाने पर कैप्सूल फट जाता है और बीजाणु इधर उधर फैल जाते हैं। ये बीजाणु विभिन्न सतहों पर गिरते हैं और उपयुक्त परिस्थितियों में ये अंकुरित हो जाते हैं, जिससे नए युग्मकोद्भिद उत्पन्न होते हैं। मॉस एक अन्य प्रकार के ब्रायोफाइट है। स्फैग्नम और फ्यूनेरिया मॉस के कुछ उदाहरण हैं। लिवरवर्ट के विपरीत, जो मुख्य रूप से सपाट होते हैं, मॉस में मुख्यतः पतले, सीधे और अधिक पत्तेदार थैलस होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन विखंडन या मुकुलन के द्वारा होता है।
पत्तीदार संरचनाओं के शीर्ष पर मॉस के अगुणित गैमीटोफाइट्स बनते हैं। ये पत्तेदार संरचनाएं हैं और इनके ऊपर गैमीटोफाइट्स का निर्माण होता है। जब निषेचन होता है तो मादा जनन अंग यानी आर्कगोनियम के अंदर द्विगुणित युग्मनज से स्पोरोफाइट बनता है। जब स्पोरोफाइट विकसित हो जाता है तो यह मादा गैमीटोफाइट से बाहर निकल आता है और कुछ इस तरह दिखता है, यानी ये संरचनाएं स्पोरोफाइट हैं। इनमें एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर बीजाणु यानी स्पोर होते हैं। इसके अलावा इनमें एक सीटा या तना और पाद भी होता है जो स्पोरोफाइट को गैमीटोफाइट से जोड़ता है। लिवरवर्ट के विपरीत मॉस के बीजाणु सीधे गैमीटोफाइट में विकसित नहीं होते हैं। आइए समझते हैं कि इनमें बीजाणु कैसे विकसित होते हैं। तो यह पत्तीदार संरचना है जिसके शीर्ष पर गैमीटोफाइट मौजूद होता है और इस मादा गैमीटोफाइट में स्पोरोफाइट है जो पूरी तरह से विकसित होने पर बाहर आ गया है। अब इस कैप्सूल में अगुणित बीजाणु होते हैं। जब यह कैप्सूल फटता है तो बीजाणु बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये बीजाणु सीधे गैमीटोफाइट्स बनाने के बजाय पहले एक मध्यवर्ती संरचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे प्रोटोनीमा कहा जाता है। प्रोटोनीमा एक शाखायुक्त तंतुमयी संरचना होती है। इसके बाद इस प्रोटोनीमा पर एक संरचना विकसित होती है जिसे पार्श्वकली या लेटरल बड कहा जाता है। यह इनका दूसरा मध्यवर्ती चरण होता है जिसे पत्तीदार चरण या लीफी स्टेज कहा जाता है। ध्यान दें कि हमने चर्चा की थी कि पत्तीदार संरचनाओं के शीर्ष पर मांस के अगुणित गैमीटोफाइट्स बनते हैं। यह वही पत्तीदार अवस्था है, यानी गैमीटोफाइट्स इसी पत्तीदार अवस्था में विकसित होते हैं। यदि आप मॉस और लिवरवर्ट में जनन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ब्रायोफाइट्स पर हमारा वीडियो देख सकते हैं। मॉस के विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। जैसे स्फैग्नम जब सूख जाता है तब इसे पीट कहा जाता है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा मॉस बहुत सारा पानी भी अवशोषित कर सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग कृषि में मृदा को अनुकूलित करने के लिए भी किया जाता है। मॉस की जल धारण क्षमता के कारण इनका उपयोग जीवित पौधों को पैक करने के लिए भी किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से स्थानांतरित किया जा सके। ब्रायोफाइट्स पारिस्थितिक रूप से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो हमें प्रायः सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती है। जैसे जब किसी प्राकृतिक आपदा जैसे वनाग्नि इत्यादि के कारण कोई वास स्थान नष्ट हो जाता है तब ब्रायोफाइट्स भूमि पर उगने वाली पहली प्रजाति होते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ते हैं ये चट्टानों को भी तोड़ देते हैं जिससे मृदा का निर्माण होता है और मृदा का निर्माण होने पर वहाँ उच्च श्रेणी के पौधे उग पाते हैं। ब्रायोफाइट्स कुछ शाकाहारी जीवों के भोजन के लिए भी उपयोग में आते हैं, इससे जानवर भी उस पर्यावास में आ जाते हैं। अब यदि मॉस और लिवरवर्ट अचानक विलुप्त हो जाएं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में सोचिए।